पश्चिम बंगाल से एक बार फिर एक बड़े फाइनेंशियल स्कैम की खबर आ रही है और ये खबर सारधा और रोज वैली के पुराने जख्मों को फिर से ताज़ा कर देती है। देखिए, ये सिर्फ एक और खबर नहीं है, बल्कि धोखे के एक ऐसे चक्र की कहानी है जो बार बार पता नहीं क्यों दोहराया जा रहा है। चलिए समझते हैं कि इस बार ये कैसे हुआ। इस पूरे घोटाले के केंद्र में जो रकम है वो चौंकाने वाली है, 350 करोड़ रुपए। और सोचिए, ये कोई मामूली रकम नहीं है, इसे हजारों छोटे छोटे निवेशकों की गाढ़ी कमाई से इकट्ठा किया गया था। और ये पूरी की पूरी रकम बस गायब हो गई है। रातों रात हजारों परिवारों की जिंदगी भर की जमा पूंजी जैसे हवा हो गई। एक निवेशक के ये शब्द, फोन शांत हो गए, उस खौफनाक सच्चाई को बताते हैं। मतलब एक दिन सब ठीक था और अगले ही दिन जिन लोगों ने बड़े बड़े वादे किए थे उनके फोन बंद हो गए और सारी उम्मीदें एक झटके में टूट गईं। ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, ये करीब करीब 3000 परिवारों के सपनों का, उनके भरोसे का और उनके भविष्य का सवाल है, जो अब पूरी तरह बिखर चुका है। तो सवाल ये उठता है कि ये घोटाला आखिर हुआ कैसे? इसके पीछे कौन था और उसने हजारों लोगों का भरोसा जीतने के लिए क्या तरीका अपनाया? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, ये पूरा खेल एक अनअधिकृत निवेश योजना के तहत चल रहा था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये कंपनी किसी भी सरकारी निगरानी जैसे सेबी वगैरह के तहत रजिस्टर्ड ही नहीं थी। ये पूरी तरह से कानून के दायरे से बाहर काम कर रही थी। लोगों को इस जाल में फंसाने के लिए जो वादा किया गया था वो सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। हर महीने 14% का रिटर्न। जी हाँ, सालाना नहीं, हर महीने। ये एक ऐसा लालच था जिसमें छोटे निवेशक आसानी से फंस गए, क्योंकि उन्हें लगा कि यही उनकी सारी आर्थिक समस्याओं का हल है। अब देखिए, भरोसा जीतना इस खेल का सबसे जरूरी हिस्सा था और तहसीन अहमद ने इसे बड़ी चालाकी से किया। सबसे पहले शुरुआती निवेशकों को टाइम पर रिटर्न देकर विश्वास बनाया गया। फिर लोकल लेवल पर दान पुण्य करके उदारता दिखाकर एक अच्छी इमेज बनाई गई और आखिर में अपने पॉलिटिकल कनेक्शन का इस्तेमाल करके एक तरह का सुरक्षा कवच तैयार किया, जिससे लोगों को लगा कि उनका पैसा एकदम सुरक्षित हाथों में है। मौतूसी दत्ता जैसी कहानियां इस घोटाले के असली दर्दनाक चेहरे को सामने लाती हैं। ये सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि ये असली लोगों की बर्बादी की कहानी है, जिन्होंने एक बेहतर भविष्य के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और फिर 15 अक्टूबर को जब लोगों को अपने पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो दिन आया जब तहसीन अहमद अचानक गायब हो गया। हाँ, उसने बाद में एक वीडियो जारी कर पैसे लौटाने में अपनी असमर्थता भी जताई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और जैसे ही ये स्कैम सामने आया, ये तुरंत एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। फिर क्या था? आरोप और प्रत्यारोप का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसमें जवाबदेही कहीं खो सी गई। एक तरफ विपक्ष यानी बीजेपी ने रूलिंग पार्टी टीएमसी पर सीधे सीधे आरोपी को बचाने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि तहसीन के पिता खुद टीएमसी के एक नेता हैं। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने इन सारे आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि पार्टी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और आरोपी के पिता का पार्टी से जुड़ाव तो 2023 में ही खत्म हो गया था। अब जो बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है वो ये है कि बंगाल में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। सच तो ये है कि ये घोटाला राज्य के इतिहास में हुए बड़े बड़े वित्तीय घोटालों की एक लंबी कड़ी का बस एक नया हिस्सा है। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। ये नया 350 करोड़ का घोटाला भले ही बहुत बड़ा लगे, लेकिन जब इसकी तुलना सारधा और रोज वैली जैसे पिछले घोटालों से करते हैं तो ये बौना नजर आता है। उन घोटालों में तो हजारों करोड़ रुपए डूबे थे। इससे पता चलता है कि ये समस्या कितनी गहरी और पुरानी है। आसनसोल के एक रिटायर्ड शिक्षक की ये बात आम लोगों की हताशा को बिल्कुल साफ दिखाती है। लोगों को लगा था कि सारधा के बाद शायद सिस्टम सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि घोटालेबाज सिर्फ तरीके और चेहरे बदल रहे हैं, पर खेल वही पुराना चल रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये घोटाले बार बार होते ही क्यों हैं? क्या हमारे सिस्टम में ही कोई बुनियादी खामी है? चलिए अब इन्हीं वजहों को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। पहली वजह तो है इंस्टीट्यूशनल फेलियर, यानी हमारे सिस्टम की नाकामी। कानून की नजरों से बचकर इस तरह की अनऑथराइज्ड योजनाएं सालों साल चलती रहती हैं। पिछले घोटालों के बाद जो सुधार होते हैं वो सिर्फ कागजों पर रह जाते हैं और जांच इतनी धीमी होती है कि धोखेबाजों को अपना पूरा जाल फैलाने का भरपूर वक्त मिल जाता है। और दूसरी और शायद सबसे बड़ी वजह है राजनीतिक नाकामी।
घोटालेबाज अक्सर अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस का इस्तेमाल कर लोगों में भरोसा पैदा करते हैं। उन पर अक्सर रूलिंग पार्टियों द्वारा बचाए जाने का आरोप भी लगता है और ये भी शक जताया जाता है कि घोटाले का पैसा राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल होता है। और अंत में हम उसी एक अनसुलझे सवाल पर वापस आते हैं जिससे ये सब शुरू हुआ था। ये 350 करोड़ रुपए आखिर गए कहाँ? क्या ये बेनामी संपत्तियों में छुपाए गए या फिर जैसा कि आरोप लग रहे हैं ये पॉलिटिकल स्लश फंड में चले गए? जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता तब तक न्याय अधूरा है और भविष्य में ऐसे और घोटालों का खतरा हमेशा बना रहेगा।